ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभाव मतलब होता है कमी। इसी वजह से लेखिका के पिता उन्हें किचन में जाने से मना करते थे। जरा बढ़ाकर देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। आज के इस वीडियो को देखने के बाद में एक कहानी ये भी तुम्हारा इस तरीके से कंप्लीट होगा ना कि एग्जाम में फुल नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। और इसके साथ साथ में ये चैप्टर, जैसा कि इस चैनल पे हर वीडियो के साथ में होता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में ये चैप्टर तुम्हारे दिल तक अंदर कहीं प्यारे से कोने में बस जाएगा और इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो सफिशिएंट है तुम्हारे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो क्या करना है, बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को आराम से प्यार से देखते रहो, ठीक है। इसको एंजॉय करना है मूवी की तरीके से। ये बहुत प्यारा चैप्टर है। तुम्हें लगता है कि बहुत हार्ड है, बट इसको प्यारे तरीके से समझोगे ना तो दिल में उतर जाने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को लिखा है लेखिका मन्नू भंडारी जी ने। इन्होंने बहुत प्यारे तरीके से हमारे इस चैप्टर को लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मन्नू भंडारी जी बहुत सहज भाषा में, जो हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है ना, उसमें अपनी कविताओं को, अपनी कहानियों को लिखती थी। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में हमें महाभोज देखने को मिलता है। महाभोज उनका एक उपन्यास है जो बहुत प्यारे तरीके से हमें समाज की दिक्कतों के बारे में बता रहा होता है। इनके कहानी के किरदारों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कि हम अपने ही जान पहचान के किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हो। इनकी लेखनी में हमें इंग्लिश और हिंदी और उर्दू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। मतलब कि जो हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा होती है उससे काफी काफी सहज भाषा में ये लिख रही होती है। तो आओ इस प्यारे से चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। देखो, ये एक ना आत्मकथ्य है। आत्मकथ्य क्या होता है? जब कोई भी लेखक अपने जीवन के बारे में अपनी सारी चीजें, सारे इंसिडेंट शेयर करने लग जाता है, अपनी पूरी जीवनी लिखता है, तो उसे कहते हैं हम लोग आत्मकथा। और जब कोई लेखक सोचे कि नहीं, मुझे अपने जीवन का कुछ छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना है, अपने जीवन की कुछ कहानियां शेयर करनी है और उसको पूरे अपनी जीवनी की तरह नहीं लिखना है, तो उसे हम लोग कहते हैं आत्मकथ्य। अभी हम लोगों ने प्रसाद जी की आत्मकथ्य को पढ़ रखा है, ठीक है। तो वैसा ही मनु भंडारी जी का भी आत्मकथ्य है जिसका नाम है एक कहानी। ये भी इसमें ये सबसे पहले हमें बताएंगी कि उनका जीवन कैसा रहा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके फैमिली में किसके साथ कैसे कैसे रिलेशंस थे और उनकी जीवन में जो उनका एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लाइफ है ना। मनु भंडारी जी एक बहुत प्यारी लेखिका है। हिंदी साहित्य जब तुम लोग पढ़ने जाओगे ना तो तुम्हें देखने को मिलेगा इनके नाम पर थीसिस लिखे जाते हैं इनकी कहानियों के ऊपर। तो एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक लेखिका बनने का जो सफर है वो किस तरीके से उन्होंने तय किया, ये हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा उड़क धुड़क हो गया है, तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भानुपुरा गांव में, ठीक है। लेकिन लेखिका कहती है कि उन्हें ये याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी थी उस टाइम पर। इनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले से, ठीक है। अजमेर है राजस्थान में और भानुपुरा गांव इनका मध्य प्रदेश में था। अब मध्य प्रदेश से ये लोग राजस्थान आए क्यों, उसकी भी एक कहानी है जिन्हें उन्होंने एनसीईआरटी मादा के इस पन्ने में लिखा हुआ है। देखो, कहानी ये है ना कि जो लेखिका के पिता थे वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, पॉलिटिकली एक्टिव थे और वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। तो आजादी के इस लड़ाई में उन्होंने अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मध्य प्रदेश में वो रहते थे। उसके साथ साथ में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी, ठीक है। पहले जहां पर वो इंदौर में, जहां पर मध्य प्रदेश में वो रहते थे ना, वहां पर इनका बहुत नाम था। और उसके साथ साथ में वो 8-8, 10-10 बच्चों को पढ़ाते भी रहते थे। अपने घर पे ही बुला लेते थे और उनको वहीं पर रख के पढ़ाते थे, जो आगे चलकर बहुत बड़े बड़े ओहदों तक भी पहुंचे। मतलब कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो बहुत उदार थे, खुशहाली का जीवन था, बहुत कोमल थे, संवेदनशील थे और दरिया दिल थे, ठीक है। तो अगर लेखिका के पिताजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये चीजें जो मैंने अंडरलाइन की है ना, ये तुम्हें बताना है कि हाँ, कोमल थे, बहुत ही उदारवादी थे, बहुत ही दरिया दिल थे और आजादी के आंदोलनों में कांग्रेस के साथ बहुत सक्रिय थे। तो ये सारी चीजें थी उनके पिताजी के बारे में। अब इस खुशहाली भरे जीवन में एक दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई? कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लग गई और आर्थिक स्थिति बिगड़ने की वजह से वो लोग इंदौर से अजमेर शिफ्ट हो गए, जहां पर लेखिका का बचपन बीता, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना ब्रह्मापुरी मोहल्ले में, तो वो लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। यहां पर आकर, ब्रह्मापुरी मोहल्ले में आकर, लेखिका के पिता ने डिक्शनरी लिखना शुरू किया, जो उस टाइम पर सबसे यूनिक थी। हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी उन्होंने लिखना शुरू किया, कंप्लीट किया। इससे उन्हें प्रतिष्ठा तो मिली, नाम तो हुआ, लेकिन पैसों की तंगी बनी रही और गिरती आर्थिक स्थिति की वजह से उनका जितना भी सकारात्मक पहलू था
जो जितनी भी अच्छाइयां थी उनकी ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो धीरे धीरे खत्म होने लग गई। धीरे धीरे वो गुस्सैल प्रवृत्ति के होने लग गए, धीरे धीरे वो क्रोध करने लग गए। जब कोई भी व्यक्ति का अच्छी लाइफ खराब होने लगती है ना, तो उसके अंदर रिग्रेट, गुस्सा भर आता है। आए दिन आर्थिक तंगी की वजह से लेखिका के पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के हो गए, बहुत गुस्सा करने लग गए, और उनका वो सारा गुस्सा लेखिका की मां पर उतरता था। इसी वजह से वो बहुत ही थरथराती, कांपती, सहमी हुई सी रहने लग गई। लेखिका के पिता को ना एक बहुत ही करीबी व्यक्ति ने धोखा दिया था। इस वजह से उस इंसिडेंट के बाद से वो काफी शक्की प्रवृत्ति के भी हो गए, सब पर शक करने लग गए, जिसका खामियाजा लेखिका को भुगतना पड़ता। वो बार बार चेक करने लगते कि कहाँ जा रहे हो तुम लोग को, घर से नहीं निकलना है। अब लेखिका के पिता कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, अच्छे थे, खराब थे, ये सब लेखिका बता क्यों रही हैं? तो लेखिका इसका आंसर भी देती हैं कि मैं यहाँ पर कोई पितृगाथा नहीं लिख रही हूँ। ये सब मैं इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो बचपन होता है ना, उनके पेरेंट्स जिस तरीके से होते हैं, उनका व्यक्तित्व भी उनके पेरेंट्स से मेल खाता है। उनके व्यक्तित्व में कुछ कुछ बातें उनके पेरेंट्स से मिलती जुलती रहती हैं। उसके लिए लेखिका एक एग्जाम्पल भी देती है कि कैसे बचपन में उनके पेरेंट्स के बिहेवियर से उनकी आजकल की लाइफ, जब वो बड़ी हो गई और महान हस्ती बन गई, लेखिका बन गई, तो कैसे लेखिका बनने के बाद भी उनका बचपन उनके व्यक्तित्व को अफेक्ट करता रहा। इसका एग्जाम्पल लेखिका देती है कि कैसे बचपन में, क्योंकि वो काली थी और बचपन में बहुत वो दुबली पतली सी थी, तो उनको उनके पिता से उतना प्यार नहीं मिलता था। उनकी एक बहन भी थी जो उनसे 2 साल बड़ी थी, जो बहुत ही हंसमुख, गोरी और स्वस्थ रहती थी। तो उनके पिता बात बात पर सुशीला की तुलना लेखिका से करते रहते थे, जो कि लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। बात बात पर उन्हें नीचा दिखाया जा रहा होता था। इसी वजह से जब वो आगे चल के बहुत ही प्रतिष्ठित बन गई, उनका नाम हो गया, लोग उन्हें सम्मान देने लग गए और लोग उनकी विशेषताओं में बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ने लग गए, तो वो कहती है कि जब मैं अपनी तारीफें सुनती थी ना, तो उससे मुझे बहुत अजीब सा लगता था। उन्हें एकदम अच्छा नहीं लगता था और उनको लगता था कि उनकी ये जो उपलब्धि है वो उनकी नहीं है, वो तो उन्हें तुक्के से मिल गई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना नीचा समझ लिया था कि वो जब भी उनकी तारीफ होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि मैं इसके हकदार नहीं हूं, ये तो सब मुझे तुक्के से ही मिला है। लेखिका कहती हैं कि जाने अनजाने में उनके पिता की जो कुंठाएं हो गई, जो प्रतिक्रियाएं हो गई, वो उनके व्यक्तित्व में भी कहीं कहीं झलक जाती हैं। लेखिका कहती हैं कि जो लोग अपनी परंपराओं को छोड़कर चले जाते हैं, अपने अतीत को भुलाने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि अतीत किस तरीके से उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। उनके जितने भी बिहेवियर्स हैं, उनके जितने भी प्रतिक्रियाएं हैं, उनके जितने भी रिएक्शंस हैं, वो सारी चीजें उनके कहीं ना कहीं जड़ों से जुड़ी हुई रहती है। उनकी पेरेंटिंग किस तरीके से हुई है, उनके पिता की क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां रही हैं, वो उनके व्यक्तित्व में झलकती रहती है। ये उन्होंने बताया है अपनी इसी कहानी से कि कैसे उनके बचपन में, क्योंकि उनकी तुलना उनके 2 साल बड़ी बहन से होती थी, उस वजह से आज भी वो अपने आप को इतनी प्रतिष्ठा की, इतने मान सम्मान के हकदार नहीं समझती हैं। तो यहाँ पर लेखिका हम लोगों को अपने पिताजी के बारे में बताती है और उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रही होती है। तो शुरू के 2 पेज में ये लिखा हुआ है। एंड में लेखिका अपनी माता जी के बारे में भी बताती है। क्या बताती है? कि मेरी बेपढ़ी लिखी माँ। उससे पहले भी उन्होंने अपने माता जी के बारे में एक बार बताया है, जब उन्होंने कहा है कि मेरी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। व्यक्तित्व विहीन मतलब अभी हम लोगों ने पिताजी के बारे में देखा ना कि कैसे उनके व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलता है कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो गए थे, संवेदनशील थे, पहले कोमल थे, खुशहाली से अपना जीवन जी रहे थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। तो जब पिताजी के व्यक्तित्व की बारी आई तो उन्होंने बता दिया कि हाँ, उनके व्यक्तित्व में कौन कौन सी बात थी। लेकिन अगर हम लोग माँ की बात करें तो माँ के पास कोई भी व्यक्तित्व नहीं था। उनका पूरा जीवन अपने पति और अपने बच्चों में ही सीमित था। इसी वजह से लेखिका कहती हैं कि जो उनकी माँ की शक्ति थी, जो सहन शक्ति थी, वो धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील थी। मतलब कि जितना धरती में सहनशीलता है ना, कि कितना भी खोदो, कितना भी बिल्डिंग बना लो, कुछ भी कर दो, धरती कुछ नहीं कहती है। वैसे उसकी माँ भी थी, उनकी माँ भी थी, जो उन्हें किसी भी तरीके से संभाल के रखती थी। अपने बच्चों के लिए ही उन्होंने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया, अपने पति के लिए ही उन्होंने अपना सारा जीवन कुर्बान किया। उनकी हर जाति, उनकी हर मांगों को उन्होंने पूरा किया, हमेशा दिया, कभी कुछ लिया नहीं। ठीक है। और लेखिका ये भी कहती है
कि ये जो मजबूरी में लिपटा उनका त्याग था ना, वो कभी भी लेखिका के लिए आदर्श नहीं बना। लेखिका अपनी माँ के जैसा नहीं बनना चाहती थी, वो उन्हें एज आइडियल नहीं मानती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि उनकी माँ का जो जीवन है वो व्यक्तित्व विहीन है, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, उनकी लाइफ उनके पति और बच्चों में ही उन्होंने गंवा दी। लेखिका ये हरगिज नहीं चाहती थी। लेखिका अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनकी सबसे बड़ी बहन की शादी तभी हो गई थी जब लेखिका मात्र 7 साल की थी। तो उनकी सबसे बड़ी बहन, फिर उनके नीचे उनके 2 भाई, फिर सुशीला जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, और लेखिका। तो लेखिका सबसे छोटी थी। ठीक है, लेखिका अपनी सुशीला बहन के साथ में खेलती रहती थी। कोई भी घर घर हो गया, खेल खिलौलिया हो गया, लंगड़ी टांग हो गया, पकड़म पकड़ाई हो गया, काली टीलो हो गया, ऐसे गेम वो खेलती रहती थी। अपने भाइयों के साथ भी वो गेम खेलती थी, बट क्योंकि उनके भाई घर से बाहर के गेम्स खेल रहे होते थे और लेखिका को घर के अंदर रहना, घर में ही रहना बताया जाता था, इसी वजह से वो ज्यादा अपने भाइयों के साथ नहीं खेल पाती थी। अच्छा, अब लेखिका ये भी बताती है कि पहले घरों की दीवारें घर तक ही सीमित नहीं रहती थी, वो पूरे मोहल्ले तक फैली हुई रहती थी। जरा बढ़ाकर देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है बाहों भर संसार। तो पहले के समय में लेखिका कहती हैं कि जो हमारे घर होते थे ना, वो सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं होते थे, 4 दीवारी में नहीं होते थे, बल्कि एक मोहल्ले को ही घर समझा जाता था। कई लोग अपने लगते थे और वो लोग उन्हें इतना प्रोत्साहित करते थे, वो लोग एक ऐसा परिवार बनाते थे जिनकी छाप लेखिका अपने जीवन में आगे भी लेकर चलती हैं। लेखिका कहती हैं कि उनकी जो पहली प्रारंभिक 1 दर्जन कहानियां है ना, 12 कहानियां, उसमें से सभी पात्र लगभग उनके मोहल्ले से ही थे, और उसमें उनके परिवार वाले लोग नहीं, बल्कि आसपास के जिनके लोगों के साथ में उनकी बचपन बीता, जिनके लोगों के साथ में उनकी जवानी आई, वो सारी चीजें, वो सारी बातों को वो अपनी कहानियों में इस तरीके से लिख पा रही थी क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया था, क्योंकि वो इतने सहज जीवन में थी जहां पर पूरा मोहल्ला घर के दायरे में हो। लेखिका कहती हैं कि ये जो आजकल के शहरों का फ्लैट कल्चर है ना, इससे लोग संकुचित, असहाय और असुरक्षित हो गए हैं। संकुचित मतलब संकोच करने वाले। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी दिक्कत हो, तुम अपने आस पड़ोसी से मदद नहीं ले सकते हो। पहले क्या होता था, गांव देहात में तुम्हें कोई दिक्कत हुई तो पूरा गांव तुम्हारे साथ में मिलकर तुम्हारी दिक्कत परेशानियों को सही करने में लग जाता था। असहाय, अब लोगों को अगर तुम्हें थोड़ी भी हेल्प चाहिए हो तो आसपास के पड़ोसी से तुम हेल्प नहीं मांग सकते। पहले कोई दिक्कत हो गई तो पूरा गांव जुट जाता था। असुरक्षित, अब क्योंकि तुम अकेले अकेले रहने लग गए हो तो तुम्हारी सुरक्षा भी उतनी नहीं है। पहले एक मोहल्ला अपने लोगों के साथ में खड़ा रहता था, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो सब लोग साथ मिलकर उस दिक्कत को, उस परेशानी को हल निकालते थे। ठीक है, तो यहां पर ये जो दिक्कत है वो अब बढ़ चुकी है फ्लैट कल्चर के वजह से, ये हमारी लेखिका कह रही होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ ये जो परंपरागत पड़ोस कल्चर है ना, जिसमें मोहल्ले को अपना पूरा परिवार समझा जाता है और घर का दायरा मोहल्ले तक सीमित होता है, उसमें और फ्लैट कल्चर के बारे में लेखिका क्या सोचती है। तो ये 3 कीवर्ड्स याद कर लेना, और परंपरागत ये जो पड़ोस कल्चर है उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। लेखिका कहती हैं कि उनकी जो प्रसिद्ध रचना है महाभोज, उसमें लिखते वक्त भी एकदम सहजता से वो किरदार उनके दिमाग में आ गए जो बचपन में उनके साथ रहा करते थे, और उसी से ही उन्होंने महाभोज के काफी किरदार लिखे हैं। महाभोज यार बहुत प्यारी रचना है मनु भंडारी जी की, उनको कभी अगर समय मिले तो मैं पढ़ना। उसमें एक फेमस लाइन है कि जिंदा रहने का मतलब जानते हैं ना आप, हमारे जिंदा रहने पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वो मर गया। कितना प्यारे तरीके से इन्होंने इस पूरी रचना को लिखा हुआ है। जिंदा रहने और मरने के बीच में इंसान कैसे जीवित रहते हुए भी मर जाता है, उसको बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाया है। लिटरेचर, आर्ट, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है, तुम लोग इसको अच्छे तरीके से वैल्यू नहीं करते। क्लास 10th का लिटरेचर तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। सारे चैप्टर्स अगर तुमने मेरे वीडियो से देखे होंगे ना, तो तुमको अब धीरे धीरे हिंदी फील होने लग गई होगी। प्लीज इसको फील किया करो। हिंदी लिटरेचर क्लास 10th के बाद भले ही तुम हिंदी नहीं ले रहे हो, लेकिन इसको पढ़ा करो। हिंदी लिटरेचर तुम्हारी लाइफ की जो दिक्कतें हैं ना, जो तुम्हारी लाइफ की डिफिकल्टीज है, उसको समझने में ये योगदान देगा, उससे लड़ने में तुम्हें हेल्प करेगा। तो बाकी सब्जेक्ट्स तो इंपॉर्टेंट है ही,
बट इसे भी समय निकालकर रोज इस चैनल पर आकर एक वीडियो देखा करो और हिंदी के जो पिल्स है ना, जो तुम्हारे अंदर जानी चाहिए, जो दिल से तुम्हें फील होनी चाहिए, वो फील किया करो। पूरे नंबर की गारंटी मेरी है, मैं तुम्हें पूरे नंबर दिलवा दूंगा। एक एक करके चैप्टर को इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है ना कि तुम्हें धीरे धीरे करके चैप्टर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फील हो जाएगा। अब लेखिका कहती है कि उनके परिवार में लड़की के विवाह की जो अनिवार्य योग्यता थी वो ये थी कि बस 16 साल के हो जाओ और मैट्रिक पास कर लो। मैट्रिक मतलब होता है क्लास 10th, ठीक है। तो क्लास 10th पास कर लो, 16 साल के हो जाओ तो शादी करवा दी जाती थी। तो सुशीला जी की भी शादी करवा दी गई क्योंकि उन्होंने ये योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसके साथ साथ में उनके जो भाई थे वो भी आगे की पढ़ाई करने के लिए वो लोग भी बाहर चले गए। अब घर में बची लेखिका, उनके पिताजी और उनकी माता। लेखिका लिखती हैं कि इससे उन्हें अपने नए वजूद का एहसास हुआ क्योंकि वो घर पे अपने पिताजी के साथ में रहने लग गई, तो पिताजी का ध्यान अब उन पर पड़ने लग गया। क्योंकि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि कैसे उनके पिताजी उन्हें नेग्लेक्ट करते थे क्योंकि वो बहुत काली थी और मरियल सी रहती थी घर पे। तो क्योंकि अब बाकी लोग चले गए, सुशीला चली गई और भाई उनके चले गए, तो अब पिताजी का ध्यान उन पर आया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाया करता है। पिताजी उनसे आग्रह करते थे कि रसोई में मत जाना, रसोई से दूर रहो। रसोई को वो भटियार खाना कहते हैं। भटियार खाना क्या होता है? देखो, जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं तो जहां पर उन्हें खाने की जगह चाहिए होती है, जहां पर बहुत क्योस होता है, जहां पर बहुत भीड़ लगी होती है, जहां पर लोग फालतू आके खा पी के बातचीत करके जाते हैं, उस जगह को भटियार खाना कहा जाता है। तो उनके पिताजी कहते थे कि किचन भटियार खाना से कम नहीं है, वहां पर जाओगे तो तुम वैसे ही फालतू की बातें करने लग जाओगे और फालतू के काम वहां पे हो रहे हैं। वहां पर जाना मतलब अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। अच्छा, अब जैसे मनु भंडारी के पिताजी मनु भंडारी को इग्नोर करते थे, वैसे तुम अपने टेबल पे लिखी सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर बुक्स को इग्नोर करते हो। ये जो बुक्स तुमने ली है ना, वो चीख चीख के तुमसे कह रही है कि भाई इनको सॉल्व कब करोगे, रखने से नंबर नहीं मिलेंगे। क्या करना है? एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा अपना क्वेश्चन बैंक खोलना, उसमें ऑलरेडी तुम्हें 75 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे इसी चैप्टर से, और उसमें तुम्हें प्रॉपर बकायदा प्रीवियस क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एआई जनरेटेड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इस बुक को मैंने इसी वजह से तुम्हें लेने को कहा था क्योंकि इसमें तुम्हें एक तरफ से अगर तुम 10 पन्ने इस चैप्टर के रीड कर लोगे, सारा आंसर राइटिंग आ जाएगा और पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर लिखना है। तो प्लीज इसको, बुक को सजाओ मत, रखो मत। पैसा खर्चा किया है तो प्लीज उसका यूटिलाइजेशन करो। मैं क्लास 10th में नहीं हूं, मेरा बोर्ड एग्जाम नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी इन बुक्स को हमेशा साथ में रखता हूं। एनसीईआरटी के साथ साथ में ये तुम्हारे क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर्स को रखता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनका पता तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन तुम्हारे सीनियर से कभी पूछना कि सैंपल पेपर्स को टाइम पर सॉल्व ना करने की वजह से कितनी दिक्कत, कितना ब्लंडर हो जाता है टाइम मैनेजमेंट में, कितना ब्लंडर हो जाता है आंसर राइटिंग में। इन सभी बुक्स में तुम्हें टॉपर्स के आंसर्स देखने को मिलते हैं, जाके एक बार रीड तो करो, लेने का कोई फायदा नहीं है। और अगर तुमने अब तक नहीं लिए तो प्लीज रखने के लिए मत लेना, तुम्हारा मन है कहीं से भी ले लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट लो। सैंपल पेपर क्लास 10th के लिए जरूरी होता है। कोई भी सैंपल पेपर जो तुम्हारा मन कर रहा है तुम ले लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं लेने के लिए, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कोई सैंपल पेपर बुक बताऊं जिसमें एटलीस्ट राइटिंग में दिक्कत ना हो, कम से कम आंसर्स ना गलत दिए हों। मोस्ट सैंपल पेपर में, क्वेश्चन बैंक्स में आंसर्स ही गलत होता है, बच्चे गलत आंसर करके आ जाते हैं, फिर सोचते हैं नंबर कहां कटे। इसी वजह से जो बुक्स मैंने पढ़ के देख रखी है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तुम कहोगे तो डिस्काउंटेड लिंक दे दूंगा, जाकर देखना, लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो कहीं से भी ले लो, ट्रस्ट मी, कहीं से भी ले सकते हो, उससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तुम्हारे बुक लेने ना लेने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नंबर कम या ज्यादा हो रहे होंगे। ऑलरेडी मैंने तुम्हें यूट्यूब पर, जो आज तक किसी ने नहीं किया है, 500 का डिस्काउंट देकर तुमसे ये बुक्स ली है। पब्लिकेशन वाले मेरे पीछे पड़े हुए कि इतना डिस्काउंट कैसे आपने दिलवा दिया बच्चों को, तो मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर डिस्क्रिप्शन से जाकर तुम बुक्स ले रहे हो, एटलीस्ट देखो कि तुम्हें सस्ती मिल रही है कि नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो जहां से तुम्हें लेना है सस्ती मिल रही है वहां से ले लो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तुम्हारी बोर्ड की प्रिपरेशन सही से होनी चाहिए। ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के बाद में जाओ, क्वेश्चन बैंक लो या फिर सैंपल पेपर उठाओ और देखो कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक बार सॉल्व करो। एंड में मैं तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चंस करवा दूंगा, इसके बाद में जाकर सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना।
यही तरीका है, इग्नोर करोगे तो नंबर नहीं आएंगे। और जितना तुम्हारा मैथ्स और साइंस तुम्हें नंबर दिलवा रहा है ना, उतना ही हिंदी तुम्हें नंबर दिलवाएगा। मैथ्स साल भर पढ़ते रह जाओगे, एक क्वेश्चन ऐसा हार्ड आ जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कैसा बने, सभी लोगों के नंबर इसी में डाउन हो जाएंगे। तुम्हारे पास एटलीस्ट ऑप्शन तो है, तुम्हारे पास एटलीस्ट मैं तो हूं जो तुम्हें हिंदी में 100 में 100 ठोक के बोल सकता हूं कि मैं दिलवाऊंगा। तो जो मैं कह रहा हूं प्लीज उतना करो, दिल से एक्सप्लेनेशन देख लो और क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर को सॉल्व करो। प्लीज रखने के लिए मत लो इन सब चीजों को। इसी वजह से लेखिका के पिता उन्हें किचन में जाने से मना करते थे। और कहां जाने को बोलते थे? लेखिका के पिता क्योंकि वो राजनीति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, भारत की उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था, तो आजादी के आंदोलनों में वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे होते थे। और उनके घर पर बहुत लोग आकर पार्टी के जमावड़े होते थे, बातचीत होती थी, बहस होती थी। तो उनके पिता कहते थे कि आओ इन बहसों में बैठो, बातचीत सुनो कि आखिर देश में हो क्या रहा है आजादी के लिए, थोड़ी तुम्हें नॉलेज मिलेगी। इसी वजह से लेखिका वहां पर बैठती थी, सुनती थी, समझती थी कि देश में चारों ओर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, आजादी की लड़ाई में किस तरीके से लोग योगदान दे रहे हैं। ये सब बातें सुनकर लेखिका को पढ़ाई में रुचि और हो गई। वो किताबें पढ़ने लग गई, जो भी किताब मिली वो पढ़ने लग गई और अपने जो ज्ञान है उसको बढ़ाने लग गई। और इसके बाद में लेखिका की लाइफ का दूसरा फेज स्टार्ट होता है, जब उनकी लाइफ में आती है प्राध्यापिका, उनकी टीचर शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल फर्स्ट ईयर की उनकी टीचर थी, जिन्होंने उन्हें चुन चुनकर किताबें दी पढ़ने के लिए। पहले वो सिर्फ प्रेमचंद तक ही सीमित थी, लेकिन शीला अग्रवाल मैम ने उन्हें बढ़ चढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा जैसे महान लेखकों से मिलवाया, महान लेखकों की किताबें उन्हें दी, जिससे कि उन्हें भी समझ आने लग गई, उनके जो सोच का दायरा था वो बढ़ने लग गया। एक तरीके से उनके दिमाग में ये चीजें आने लग गई कि किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए और किस तरीके की लेखनी होती है। ये सब शीला अग्रवाल जी ने उनके दिमाग में, उनकी जिंदगी में लाया, उनको किताबें पढ़ना सिखाया। और उसके साथ साथ में अज्ञेय के उपन्यास और बड़े बड़े लेखकों के उपन्यास उनके जीवन में लाए। लेखिका ये किताबें पढ़ती थी, फिर लेखिका और शीला अग्रवाल मंथन करते थे इनके बारे में, इस लेखनी के बारे में, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। उस समय अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो लेखक होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी बातों को लिख रहे होते थे। तो वो जो दायरा है ना कि ये सही है ये गलत है, इसका दायरा टूट रहा था। तो बहस करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्कोप था उस टाइम पर। तो शीला अग्रवाल ने लेखिका को बताया कि किस तरीके से अलग अलग विचारधाराएं होती हैं लेखनी में भी। उन्होंने बहस करना शुरू किया, जिससे उन्हें हिंदी साहित्य के बारे में और समझ में आने लग गया। अच्छा, अब शीला अग्रवाल ने उनकी लाइफ में साहित्य तो लाया ही, साहित्य का दायरा तो बढ़ाया ही, पर उनकी जो लाइफ में जो आजादी के आंदोलन के बारे में बातें चल रही थी, जो अपने पिताजी के जहां पर बहस हो रही होती थी, जो बैठक होती थी उसमें वो सुनती थी, वो सुनने से लेकर उन्होंने चार दीवारी से निकालकर उन्हें आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्हें प्रभात फेरी, हड़ताल, जुलूस, भाषणों में शामिल किया, जिससे कि अब लेखिका सामने से आजादी के आंदोलन में जुड़ गई। और लेखिका कहती हैं कि वो 1946 का समय ऐसा था कि कौन आखिर अपने आप को रोक सकता था आजादी के आंदोलन में भाग ना लेने से। तो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि बताओ शीला अग्रवाल ने लेखिका के लाइफ में क्या क्या चेंजेस लाए। तो पहली चीज, उन्होंने लेखिका को बताया कि किस तरीके से अपनी वो पढ़ाई करें, उनको अलग अलग तरीके की बुक लाके दी, अलग अलग लेखकों की बुक लाके दी। दूसरी, लेखिका जो भी साहित्य पढ़ती थी उन पर वो बहस किया करती थी और उसके मायने समझा करती थी, सही गलत, नैतिक अनैतिक, इन सब चीजों पर शीला अग्रवाल और मनु भंडारी दोनों बहस किया करते थे। और तीसरा चेंज जो उनकी लाइफ में लाया शीला अग्रवाल ने, कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लेखिका को प्रेरित किया और प्रभात फेरियां, हड़ताल, जुलूस, भाषणों में उन्हें शामिल किया। तो एक अच्छा टीचर तुम्हें लाइफ में एक नया फेज देता है, तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बदलता है। और मैं भी कोशिश करूंगा यार, मेरी भी बस यही कोशिश है कि आज से 8-10 साल बाद जब तुम लोग अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कर लो, अपने ड्रीम हासिल कर लो, तो तुम्हें भी याद आए कि हाँ, तुम्हारे लिटरेचर के प्रति प्यार को जगाने वाला आखिर कौन था। तुम लोग भी अपने जीवनी में लिखो कि हाँ, एक नरेंद्र पाठक सर थे, उन्होंने एमएसपी एजुकेशन चैनल पे ये सारी चीजें बताई थी हमें, तो हम लोग थोड़ा प्रेरित हुए थे। हम लोगों ने लिटरेचर के प्रति अपना जो नजरिया था वो एक नया पाया था नरेंद्र पाठक सर की वजह से। ठीक है, अब आओ आगे चलते हैं अपनी कहानी में।
अच्छा, अब लेखिका की लाइफ में उनके पिताजी का तो बहुत बड़ा योगदान था। हम लोगों ने पिताजी के बारे में शुरू में भी पढ़ा है। बट जो पिताजी का व्यक्तित्व था ना, उसमें हम लोगों ने देखा कि वो लेखिका को प्रेरित करते थे कि वो आए और आजादी के बारे में जहां पर बात हो रही हो, जहां पर बहस हो रही हो, उसे सुने। लेखिका के पिता काफी एक तरीके से आधुनिक दिमाग के व्यक्ति थे, थोड़े लिबरल थे। वो चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, किचन से दूर रहें। बट उसी के साथ साथ में वो ये नहीं चाहते थे कि जो लड़कियां हैं वो नारे लगाते फिरें, हड़तालें करवाती फिरें और लड़कों के साथ शहर भर में सड़कों में घूम घूम कर नारेबाजी करें। वो ये नहीं चाहते थे, अपनी बेटी उनकी ना करे, ये तो वो नहीं चाहते थे। ठीक है। इसी वजह से लेखिका और उनके पिताजी के बीच में काफी बहसबाजी होने लग गई थी। लेखिका कहती थी कि भाई जिसके रगों में लहू दौड़ रहा हो वो किसी भी निषेध, निषेध मतलब होता है कि अड़चन, रोकना, वो किसी भी रोक को नहीं मानेगा। वो सारी वर्जनाएं, वर्जनाएं मतलब होता है टाबूज, कि हाँ लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो पहले से ही एक तरीके का स्टीरियोटाइप है ना, इसे ही वर्जनाएं कहा जाता है। सारे भय को तोड़कर लेखिका प्रदर्शन करती थी। लेखिका कहती हैं कि उनकी शादी तक चला जब उनके और उनके पिताजी के बीच में बहसबाजी होने लग गई। अब लेखिका यहाँ पर हमें दो इंसिडेंट शेयर करती हैं जब वो अपने पिताजी के गुस्से से बाल बाल बच गई। दो इंसिडेंट क्या था? एक बार जब लेखिका की यूनिवर्सिटी से आता है खत पिताजी के नाम पर और उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि हम आपकी बेटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना करें। उनकी, आपकी बेटी अच्छा काम नहीं कर रही है, कंप्लेन आई हुई है, आइए आपसे बात करनी है। तो उनको बुलाया जाता है। तो सबसे पहले तो लेखिका के पिता का चेहरा उतर जाता है कि अरे मेरी बेटी, पिछले जो 4 बच्चे थे उनमें में से किसी को आज तक बुलाया नहीं गया, लेकिन ये लड़की मुझे बुलवा रही है, मुझे डांट खिलवाएगी और इसकी जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अब इसको घर में बैठाना चाहिए। तो ये सब सोच के वो गए और जब वो वहां गए तो उनको सुनने मिला कि उनकी बेटी ने सारे कॉलेज की लड़कियों को इतना प्रभावित कर दिया है आजादी के आंदोलन में कि जब उनकी बेटी कहती है कि क्लास मत करो, बाहर निकलो, आंदोलन में हिस्सा लो, तो सारी सारी जो लड़कियां हैं वो क्लास नहीं करती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इससे कॉलेज के प्रिंसिपल को बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सब सुनने के बाद में जो उनके पिताजी का दिमाग था ना, वो कहता है कि ठीक तो है, मेरी बेटी जो आजादी के बारे में इतना सुन रही है, कह रही है, वो अगर ये सारे काम करवा रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, जो लेखिका के पिता है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको यश की बहुत एक रिस्पेक्ट थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ जीता है, विशिष्ट बनता है, मतलब अलग बनता है और समाज में अपना नाम करता है, तो वो व्यक्ति अच्छा होता है। तो अब जब लेखिका के बारे में उन्हें ये सब सुनने मिलता है कि लेखिका के कहने पर यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां आजादी के आंदोलन में अब भाग ले रही हैं और लेखिका की बातें सुन रही हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ मेरी बेटी कुछ तो नाम कर ही रही है। तो जाते वक्त जो उनका चेहरा घबराया हुआ था, आते वक्त वो बड़े गर्व के साथ कहकर आए कि अरे ये तो देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। और वो कहे कि मेरी बेटी अगर ऐसा काम कर रही है तो वो अच्छा कर रही है, कम से कम देश का नाम कर रही है, अपना नाम कर रही है, और वो खुशी खुशी आ जाते हैं। तो पहली बात, जो यूनिवर्सिटी से लेटर आया था कि आप आइए, आपकी बेटी की शिकायत करनी है, ये इस टाइम पर लेखिका को बहुत सारा डांट पड़नी थी, बट वो बच गया क्योंकि उनके पिता का जो दिमाग था वो आगे एंड में आते आते अच्छा हो गया। ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट सुनो। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला चल रहा था और हर जगह पर स्कूलों पे, दुकानों में हड़ताल का आह्वान था कि सब लोग हड़ताल करो। तो जो बच्चे थे, जो छात्र थे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, वो चौराहे पर खड़े होकर, चौपड़ पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे थे और भाषणबाजी कर रहे थे कि जितने भी बाजार हैं वो सब बंद कर दिया जाए, हड़ताल में सब लोग शामिल हों। और उसमें जो हमारी मन्नू भंडारी जी हैं, वो चौराहे के बीचों बीच खड़े होकर नारे लगा रही थी आजादी के और सबको कह रही थी कि अब अपने दुकान वगैरह सब बंद कर दो। अब ये सब करते हुए जो हमारी लेखिका के पिताजी हैं, उनके एक दोस्त ने देख लिया और वो तुरंत घर पे आ गए और उन्होंने कहा कि अरे मन्नू की तो मत मारी गई है, लेकिन आप तो समझिए, आपकी बेटी ने तो सारी इज्जत ही नीलाम कर दी है। लड़कियों को ये भला शोभा देता है ये सब भाषणबाजी करना, ये सब हंगामा करना? कोई मान मर्यादा है कि नहीं? इज्जत आबरू का ख्याल भी है आपको कि नहीं? अब ये सब सुनकर वो चढ़ जाते हैं उनके पिताजी और कहते हैं हाँ यार, ये तो सही कह रहे हैं।
और फिर वो कहते हैं कि अब तो लेखिका का बाहर जाना, मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद, आने दो मन्नू को। अच्छा, अब लेखिका शाम को घर भी आती हैं, और घर आती हैं तो उनके साथ में उनसे पहले आए हुए होते हैं अजमेर के एक सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति, डॉक्टर अंबाला लाल जी। ठीक है, वो पहले से बैठे हुए रहते हैं और पिताजी से बात कर रहे होते हैं। और क्या बात कर रहे होते हैं कि भाई मन्नू ने कितना अच्छा भाषण दिया है। और जैसे ही वो मन्नू को देखते हैं और कहते हैं कि आओ आओ, आई एम प्राउड ऑफ यू। और कहते हैं भंडारी जी आपने मिस कर दिया। मन्नू ने कितने प्यारे तरीके से देशभक्ति की भावना जगाई है लोगों के दिलों में, कितना प्यारा भाषण दिया है उसने। अब ये इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनके मुंह से इतनी सारी बातें मन्नू के बारे में सुनकर, क्योंकि उनके पिताजी को ये अच्छा लगता था कि लोग नाम करें और अपने व्यक्तित्व को लोगों तक पहुंचाए, तो एक बहुत ही नामी व्यक्ति जब मन्नू की तारीफ कर रहा होता है, उनकी बेटी की तारीफ कर रहा होता है, तो वो थोड़े से ऐसे गदगद से हो जाते हैं और फिर मनु भंडारी जी बच जाती हैं। अच्छा, अब लेखिका ये भी सोचती हैं कि उस टाइम पर उन्होंने कुछ खास भाषण दिया नहीं था, क्या पता अजमेर की सड़कों पर किसी लड़की का बिना संकोच, बिना झिझक के ये धुआंधार तरीके से बोलना ही उनको इतना पसंद आ गया हो, इसी वजह से वो घर पे आ गए और उन्होंने तारीफ कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो मनु भंडारी जी की लाइफ में उनको अफेक्ट करता था। मनु भंडारी जी कहती है कि उनके जो पिताजी थे उनमें लालसा तो थी विशिष्ट बनने की और अपनी बेटियों को विशिष्ट बनाने की। विशिष्ट मतलब होता है नाम जिसका हो, सम्मानित व्यक्ति, ये बनाने की उनकी लालसा तो थी, बट वो चाहते थे कि ये सब सहजता के साथ हो। मतलब घर की चार दीवारी में भी वो रहें और जो भी टाबूज हैं सोसाइटी के वो सब फॉलो करते हुए विशिष्ट व्यक्ति बना जाए। आखिर में लेखिका कहती है कि ये दोनों चीज साथ में तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इन दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है। एक साधारण जीवन का रास्ता है जिसमें आप सहजता के साथ में सोसाइटी की बातें मानकर, टाबूज को साथ में रखकर आप आगे बढ़ते हो, और एक ऐसा रास्ता है जिसमें एक असाधारण व्यक्ति जाता है जो विशिष्ट बनता है, जो मान और सम्मान हासिल करता है, जिसमें उसे समाज के दायरे को कई बार तोड़ना भी पड़ता है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें मन्नू भंडारी जी की इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आखिर कैसे एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण लड़की एक असाधारण काम किस तरीके से कर पाती है, और उस काम को करने में उनके घर वालों, उनके आस पड़ोस का कितना योगदान उसमें होता है। अब हम लोग कहानी के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं, जब 1947 में मई महीने में शीला अग्रवाल जी को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। नोटिस दे दिया जाता है कि आपने लोगों को, लड़कियों को भड़काया है और कॉलेज में अनुशासन बिगाड़ा है। और ये लोग चाल खेलते हैं, और मनु भंडारी जी की जो क्लासेस थी, क्योंकि वो तब तीसरे वर्ष में पहुंच गई थी, तो उनको बंद कर दिया जाता है कि अब थर्ड वर्ष के, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो ना आए यूनिवर्सिटी। उन्होंने यूनिवर्सिटी के बाहर से ही हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, आंदोलन किए, और आखिर में यूनिवर्सिटी ने घुटने टेके और थर्ड ईयर की क्लासेस अगस्त में फिर से चालू करने का फैसला सुनाया गया। वो कहती हैं कि जीत की खुशी तो थी ही, बट उसके सामने एक बहुत ही प्रतिष्ठित जीत, जो शताब्दी की सबसे बड़ी जीत थी, 15 अगस्त 1947 की जीत सामने थी। तो उसकी खुशी उस इतनी महान खुशी के सामने कुछ भी नहीं थी, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजादी हमें देखने को मिली। अब ये कहानी तुम्हें क्यों दी गई है पढ़ने के लिए? देखो, ये 15 अगस्त का जो समय था ना, उस समय लोगों की विचारधारा कैसी थी, लोगों को क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, उस टाइम पर माएँ कैसी होती थी, पिताजी कैसे होते थे, बहन भाई, शादी किस समय हो जाया करती थी, कहाँ तक परिवार का दायरा रहता था, समाज कैसा होता था, इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें सिर्फ इसी कहानी से पूरी जानकारी मिल गई। यही है लिटरेचर की ताकत, जो तुम्हें उस समय के जीवन से परिचित करवाता है, भले ही तुम अभी 2025 में एक फ्लैट में बैठकर इस नाटक को, इस कहानी को पढ़ रहे हो। तो यही था हमारा प्यारा सा चैप्टर। होप तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो। आओ चलते हैं, सॉल्व करते हैं अपने प्यारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेखिका मनु भंडारी को असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया। क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो कि उन्होंने सबसे पहले महत्वपूर्ण लेखकों के से उन्हें परिचित करवाया, ठीक है, उन्हें साहसी और आत्मविश्वासी बनाया, उनके साथ जो वो लंबी लंबी बहस करती थी, उससे मनु भंडारी जी को और एक तरीके से नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला। उसके साथ साथ में देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए उन्हें प्रेरित किया।
और उसके साथ साथ में उनकी जो जोशीली बातें थी वो मनु भंडारी जी को प्रेरित करती थी और आगे बढ़ने के लिए, और उनकी बातों ने उनके खून को लावा में बदल दिया, जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। ये सारे पॉइंट्स तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कहानी ये भी के आधार पर लिखे कि मनु भंडारी को नए सिरे से अपने अस्तित्व को अब बोध कब हुआ। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने देखा था कि जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है और घर में वो अकेली पड़ती हैं, तब उन्हें नए सिरे से अपने अस्तित्व का बोध होता है, क्योंकि पिताजी का पहली बार ध्यान उन पर केंद्रित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कहानी ये भी कि लेखिका के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। सबसे पहली प्रेरणा हमें ये मिलती है कि अगर कोई भी साधारण व्यक्ति हो, भले ही वो काला हो, भले ही वो उसकी मरियल सी बॉडी हो, भले ही वो अस्वस्थ रहता हो, लेकिन वो बड़ा होके मन्नू भंडारी जैसा असाधारण व्यक्ति बन सकता है, इतनी बड़ी लेखिका बन सकती है। कोई भी व्यक्ति जो बचपन में भले ही कैसा भी हो, तो किसी को बाहर से देखकर हम ये जज नहीं कर सकते कि वो आगे चलकर क्या काम करेगा। उसकी व्यक्तित्व की पहचान उसके बाहर के ढांचे से नहीं होती है। ये सबसे बड़ी सीख हमें ये चैप्टर दे रहा होता है। ठीक है, एक कहानी ये भी पाठ में, कॉलेज के दिनों में लेखिका हड़ताल तथा आंदोलन में भी भाग लेती थी। क्या लड़कियों को ऐसी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए? अरे यार, ये तो चैप्टर भर में मैंने तुम्हें समझाया, ये पॉज करके एक बार पढ़ लेना, ऑलरेडी तुम्हें पता ही है। एक कहानी ये भी के संदर्भ में लिखिए कि वर्तमान पड़ोस कल्चर में किन बातों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर मतलब होता है जो साफ साफ दिखता है, अभाव मतलब होता है कमी। तो आजकल का जो कल्चर है ना, पड़ोस कल्चर, आजकल पड़ोस कल्चर है ही कहाँ। तो ये जो आजकल का कल्चर बन चुका है, जिसे हम लोग फ्लैट कल्चर भी कह सकते हैं, उसमें हमें किन किन चीजों की कमी देखने को मिलती है। साफ साफ कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है जिसकी कमी हो गई है। तो ऑलरेडी मैंने तुम्हें बताया था कि लेखिका ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया है, संकुचित, असुरक्षित और असहाय। ये तीनों लिख दोगे, कीवर्ड से टीचर्स को मिलते हैं, तुम्हें फुल नंबर दे देंगे। ये एक टॉपर की आंसर शीट है, ठीक है। ये तुम्हें देखना बहुत जरूरी है, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम आंसर्स लिख सकते हो। मेरी बातें सुनकर अगर तुम एक बार इन आंसर्स को रीड कर लेते हो तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सैंपल पेपर और ये क्वेश्चन बैंक्स जो तुम्हारे पास रखे हुए हैं, इनमें तुम्हें आंसर्स ऐसे देखने को मिलेंगे। एक बार प्लीज रीड कर लिया करो, जिससे कि तुम्हें पता चल पाए कि लहजा क्या होता है आंसर्स का। ठीक है, अंतिम दिनों में मनु भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की हो गया था। लेखिका ने इसके क्या कारण दिए हैं? क्योंकि पहली बात, आर्थिक स्थिति खराब थी, और दूसरा पॉइंट, अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया था। तो हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती ही वहां डूबी जहां पर पानी कम था। तो यही पिताजी के साथ में हो रखा था। इसके बाद में मनु भंडारी का अपने पिता से जो वैचारिक मतभेद था, उसे अपने शब्दों में लिखिए। मनु भंडारी जी आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहती थी, वो विशिष्ट बनना चाहती थी, और वो चाहती थी कि वो आजादी उनके जो खून में जो लावा बन चुका है, उसको अपने देश के लिए वो न्यौछावर कर रही हूँ। उनके पिताजी चाहते थे कि वो घर में ही बैठे, उनके पिताजी चाहते थे कि ये विशिष्ट तो बने बट घर में ही बैठे, और जो समाज के दायरे हैं उसमें रहकर वो काम करें। इसी वजह से लेखिका और उनके पिता के बीच में मतभेद होते रहते थे। पॉज करके आंसर भी पढ़ सकते हो तुम लोग। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो की एक कहानी ये भी हो चुका है कंप्लीट। हिंदी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाकर एक एक चैप्टर का बिंज वॉच कर लो। प्यारे तरीके से हर एक चैप्टर समझाया है, प्यारे प्यारे तरीके से हम लोग अपने प्रिपरेशन को मैराथन्स के साथ में कर रहे होंगे। तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चुटपुटिया दोस्तों को शेयर कर दो, और वो जो हाइप वाला ऑप्शन रहता है ना, अगर तुम्हें देखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को हाइप कर दो, जिससे बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है, अंडररेटेड कहते रहते हो, शेयर वगैरह करते नहीं हो, तो कैसे बच्चों को पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदी?